सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बच गए थे रेस्ट वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आरडी शर्मा बुक के चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी क्लास 11 का। ठीक है, तो इसके पहले मैं और 3 वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले, तो वो देख लेना। सारे क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस करके, यानी कि 1 से लेके 30 तक सारा सोल्यूशन ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम 31 टू 40 और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो जैसे मैं ऑलरेडी बोलती रही हूँ, जितने भी सारे क्वेश्चंस आप खुद से पहले क्या करो, अटेम्प्ट करो सारे क्वेश्चंस, देखो आपको सॉल्व हो रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है, देन इसका आप सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, if S is the sample space and probability of A is equal to 1/3 of probability of B and S जैसे sample space था is equal to A union B, okay, and A and B these two events क्या बोला गया, they are mutually exclusive event। तो देखो then probability of A is equal to, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है and these are the options, 4 options है A B C D। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतने सारे वीडियो में ये वर्ड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर 2 इवेंट लिया है ना, A एंड B 2 इवेंट है, इट मींस दैट A इंटरसेक्शन और B इज इक्वल टू क्या होगा 5। ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब कि वैसे 2 इवेंट इन विच देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन देम, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वही इवेंट को क्या बोलते हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, अब देखो यहाँ पर और एक चीज क्या दिया है कि सैंपल स्पेस इट इज इक्वल टू A यूनियन B। ये आपको कुछ याद आ रहा है कि सैंपल स्पेस इज इक्वल टू A यूनियन B, तब इसको क्या बोलते हैं, दे आर दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूँ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट, और ये हो गया आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई 2 इवेंट का इंटरसेक्शन हो वो 5 के इक्वल आ जाए, इट मींस दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन देम A एंड B, तो इट मींस दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और कभी भी अगर उसका यूनियन निकालते हैं दोनों इवेंट का, अगर वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, देन दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर है? ये सारे टर्म आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, क्या है 1/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, ये गिवन है, और ये एक कंडीशन दे दिया गया है कि दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव मतलब आपको क्लियर हो रहा है, सैंपल स्पेस अगर इक्वल है A यूनियन B के, मतलब सिंपली दीज 2 इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। ओके, इट मींस दैट व्हेनेवर द 2 इवेंट आर एग्जॉस्टिव, तो आप ये बात याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज स्मॉल p लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कैपिटल P है जो प्रोबेबिलिटी लिखे हैं, और ये इसमें स्मॉल p से इसको लेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ P। ये क्लियर हो रहा है, ये दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ B को क्या किए, स्मॉल p से लेट कर लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो गया 1/3 ऑफ P। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो मैं कंडीशन लिखी हूँ that probability of A union B is equal to 1, ऐसा क्यों लिखे, because these 2 events are exhaustive event। Always remember, कभी भी ये कंडीशन रहेगा कि these events are exhaustive, मतलब कि उसका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है, इट मींस उसका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हो रहा है, ऐसा क्यों लिखें, बिकॉज एडिशन थ्योरम जैसे आपने देखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन ऑफ B, ये एडिशन थ्योरम आप पढ़ चुके हो, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये क्लियर है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि these 2 events are mutually exclusive है ना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, ये क्लियर है ना कि जब भी अगर कोई 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया है, यानी कि इंटरसेक्शन 5 होता है और उसका जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 0 आएगा।
यानी इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग सिंपली पुटअप करते हैं। यहाँ पर जो लिखे हैं वैल्यू देखो 1/3p है, यहाँ लिख देते 1/3p और प्लस में स्मॉल p। इसको सिंपली ऐड करो, देखो 4p/3 आ गया, तो ये हो गया 4p/3 एंड विच इज इक्वल टू 1। अभी तुरंत मैंने बताया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 होता है व्हेन दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, कभी भी आपको दिखेगा कोई दो इवेंट एग्जॉस्टिव है मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, और कभी भी इंटरसेक्शन होगा इक्वल टू 0 मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये याद रखना है, कभी भी दो टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखे मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 0 है, और एग्जॉस्टिव दिखे यानी यूनियन 1 होता है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एक्सक्लूसिव। तो ये क्लियर है ना। अब देखो यहां से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 4p इज इक्वल टू 3, यानी स्मॉल p इज इक्वल टू 3/4 मिल गया। अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 ऑफ p। p की वैल्यू निकल गई है क्या 3/4। इसको सिंपली सॉल्व करो एंड यू गेट द आंसर दैट इज 1/4। क्लियर है, और ऑप्शन में आप चेक कर लो सिंपली। ठीक है, तो इसमें बस एक ही चीज आपको याद रखना था कि एग्जॉस्टिव है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 1 होती है। ओके, सो ऑप्शन में आप चेक कर लो, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखो इसमें जैसे मैंने बताया दो ही टर्म आप याद रखना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी भी रहेगा मतलब कि उसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी 0 होता है, और अगर 1 कब होता है व्हेन दे आर एग्जॉस्टिव। ठीक है, मतलब कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। ओके, आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखो वन मैपिंग इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल मैपिंग ऑफ द सेट ए। एक सेट गिवन है 1 2 3, दीज आर द एलिमेंट्स अप टू nth टर्म तक है, इनटू इटसेल्फ, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मैपिंग सेलेक्टेड इज 1 to 1 इज। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या बोला गया, एक मैपिंग आप सेलेक्ट करते हो फ्रॉम ऑल मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। सबसे पहले देखो मैपिंग वर्ड आपको क्लियर हो रहा होगा, मैपिंग हम लोग कहाँ सुने हो बताओ, सेकंड चैप्टर में सुने थे, रिलेशन और फंक्शन में। मैपिंग मतलब एक फंक्शन डिफाइंड है, जैसे दो सेट पे डिफाइंड रहता था, इसमें क्या है एक ही सेट है, ए दे दिया गया है फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, यहाँ दे दिया गया ना सेट ए टू इटसेल्फ। तो सारे मैपिंग बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, तो उसमें से आप एक मैपिंग सेलेक्ट करोगे, और वो मैपिंग कैसा होना चाहिए, देखो 1 to 1 होना चाहिए, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है 1 to 1 मैपिंग किसको बोलते हैं। देखो कोई दो सेट ले लिए, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं या फिर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन अनदर सेट बी। क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ मैं बता देती हूँ एक एग्जांपल से, जैसे ए टू ए यहाँ बोला गया है ना, तो यहाँ इसमें 1 2 3 अप टू nth टर्म तक एलिमेंट है, और इधर में भी 1 2 3 करके nth एलिमेंट है। तो यहाँ बोल रहे हैं 1 to 1 मैपिंग, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। 1 to 1 मतलब कि अगर 1 है, 1 is associated with 1, 2 is associated with 2, in the similar way 3 is associated with 3, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट ले लेंगे सेट ए का जो दूसरे वाले सेट से एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड रहेगा। It means that each element has a unique image, or we can say one and only one image. तो वैसे मैपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है ना 1 to 1 मैपिंग, और मैपिंग वर्ड भी क्लियर हो गया। मैपिंग कुछ नहीं फंक्शन है, फंक्शन जो पढ़े हो ना, फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी दो सेट में। क्लियर है ना। देखो अगर मैपिंग वर्ड में आपको दिक्कत आ रही है तो फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ लेना पहले। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ वेज, जैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी तो चाहिए। टोटल कितने मैपिंग पॉसिबल है फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ वेज टू मैप फर्स्ट एलिमेंट इन सेट ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब कि देखो सेट ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो पहला वाला एलिमेंट को अगर हम मैप करते हैं दूसरे वाले सेट में, यानी सपोज कर लो ये वाले सेट में, तो उसके लिए कितना नंबर ऑफ वेज हो सकता है। इसमें देख रहे हैं आपका n एलिमेंट्स है, यानी n वेज हो सकता है। ये क्लियर हो रहा है आपको कि द नंबर ऑफ वेव्स टू मैप फर्स्ट एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू n। इन द सिमिलर वे अब बताओ सेकेंड एलिमेंट के लिए कितना नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है।
to map in set A, to map second element इन इज इक्वल टू, देखो सेकंड वाले एलिमेंट के लिए भी तो ये सारा एलिमेंट्स है ना, दूसरे वाले सेट में कितने एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स हैं, यानी सेकंड वाले एलिमेंट्स के लिए भी कितना नंबर ऑफ वेज होगा, n वेज होगा। ओके, एंड इन द सिमिलर वे थर्ड वाले एलिमेंट के लिए भी देखेंगे तो n वेज, n पॉसिबिलिटी है, वो किसी कोई भी नंबर से मैप कर सकता है ना दूसरे वाले सेट में। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम बोले सारे एलिमेंट के लिए, यानी 1 2 3 अप टू nth टर्म तक के लिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ, ओके, यानी टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितना होगा। देखो सारे एलिमेंट के लिए वन के लिए हमने क्या देखा कि उसके लिए कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है कि वो दूसरे एलिमेंट पे मैप करे, डिफाइंड हो, उसके लिए n पॉसिबल वेज है। यहाँ भी देख रहे हैं n पॉसिबल वेज है। टोटल कितने हैं, n टाइम्स तक एलिमेंट है ना, तो सबके लिए n n n करके होगा, तो अप टू कहां तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n टू द पावर n। ये क्लियर हो रहा है। देखो ये हम लोग क्या निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकला, यानी टोटल नंबर ऑफ मैपिंग आपको मिल गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोल सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना। देखो पहले वाले एलिमेंट के लिए दूसरे वाले सेट में अगर मैपिंग करते हैं तो उसके लिए कितना आपको पॉसिबल वेज हो सकता है, n एलिमेंट्स है ना दूसरे वाले सेट में भी, यहाँ देख रहे हैं, तो n पॉसिबल वेज हो सकता है, वो किसी से भी मैप कर सकता है। ये क्लियर हो रहा है। सेकंड वाले एलिमेंट के लिए भी n पॉसिबल वेज है, थर्ड वाले के लिए भी n है, तो सब कितना आपको एलिमेंट है टोटल, देखो n तक है, तो n n n करके n टाइम्स तक होगा, इसीलिए दिस इज इक्वल टू n टू द पावर n लिख सकते हैं। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम सेट E टू इटसेल्फ। ये क्लियर हो गया। अब निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स, है ना, यानी कि अब वो सारे मैपिंग को हम लोग एक सेट, एक इवेंट ले लेंगे जो कैसा होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। अब उसके लिए देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल वेज है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मैपिंग, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सारे एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज टू मैप फर्स्ट एलिमेंट इन सेट ए, उसके लिए आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो अब 1 to 1 मैपिंग आपको क्लियर हो रहा है कि दो सेट है, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, या फिर एक फंक्शन आप बोलो, फंक्शन क्या मैपिंग ही है ना, फंक्शन का ही हम लोग मैपिंग बोलते हैं फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ है, इसीलिए दोनों सेट ए ले लिए हैं। ये सारे आपको एलिमेंट्स हो गए अप टू nth टर्म तक है, और इधर पे भी 1 2 3 करके अप टू n टाइम्स तक है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ वेज टू मैप फर्स्ट एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, कितना आपको पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, देखो n एलिमेंट्स है ना यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, n वेज हो जाएगा। ओके, उसी तरह अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ वेज टू मैप सेकेंड एलिमेंट, अब सेकेंड एलिमेंट को आप मैप करो दूसरे वाले सेट में, है ना, पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट में, तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं बताओ, फ्रॉम सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ देखो सपोज कर लो 1 आपका मैप हो गया 3 से या 2 से, 1 इज एसोसिएटेड विद 2, ये क्लियर है, तो यानी कि आप बोल सकते हो इसके लिए n पॉसिबल वेज थे, वो किसी के साथ भी मैप हो सकता था। अब सपोज कर लो 1 इज एसोसिएटेड विद 2, अब देखो अब हम लोग सेकंड वाले एलिमेंट को देखेंगे कि 2 किससे एसोसिएटेड होगा। अब देख रहे हो टोटल आपका पहले n था, अब एक एलिमेंट तो यहाँ देख रहे हैं 1 से एसोसिएटेड हो गया, यानी अब बाकी कितने बच गए, n माइनस वेज हो गया ना, n माइनस 1 वेज। तो आपको ये क्लियर हो रहा है ना n माइनस 1 कहां से आया। देखो हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा मैपिंग कर रहे हैं, 1 to 1 मैपिंग, मतलब कि जैसे यहाँ पर अभी डिस्कस किए थे, मतलब कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, ईच एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको 1 to 1 मैपिंग क्लियर हो रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ वेज टू मैप फर्स्ट एलिमेंट इन सेट ए, उसके लिए कितना पॉसिबिलिटी है, कितना नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है, यानी ये दूसरे वाले सेट में n एलिमेंट्स है, वो किसी के साथ भी मैपिंग हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, कोई भी उसका इमेज हो सकता है, तो उसके लिए n वेज है, ये इसीलिए n लिखे हैं। अब देखो सेकंड वाले एलिमेंट के लिए कितना वेज हो सकता है, एक तो सपोज हम लोग एग्जांपल ले लिए, अगर 1 इज एसोसिएटेड विद 2, तो बाकी अब कितने बच गए, n माइनस 1 वेज बच गए ना, तो ये आपका n माइनस 1 वेज हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन द सिमिलर वे अगर मैं बोलूं थर्ड एलिमेंट के लिए बताओ नंबर ऑफ वेज टू मैप थर्ड एलिमेंट इन सेट ए, तो उसके लिए n माइनस 2 वेज होंगे, यानी कि अब 2 एलिमेंट और चला गया तो n माइनस 2 वेज हो गए। इन द सिमिलर वे बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी देखेंगे एंड सो ऑन,
ठीक है, इट मीन्स दैट अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग और यू कैन से 1-1 मैपिंग फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, क्या क्या आ गया? 1-1 मैपिंग फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज इक्वल टू क्या क्या है? देखो n है, फिर n-1 है, n इंटू n-1, फिर n-2, अप टू कहां तक होगा? 1 तक। अब देखो ये 1 कैसे आ रहा है ये भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सो अब यहाँ पर देखो, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। यहाँ देखो, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ वेज टू मैप nth एलिमेंट, ठीक है, इन सेट ए, उसके लिए आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा? देखो पहले वाले एलिमेंट के लिए देखें कि n वेज हैं, दूसरे वाले में देखें कि वह एक कम हो गया एक एलिमेंट तो n-1, थर्ड वाले के लिए n-2, फोर्थ वाले के लिए क्या होगा? n-3, फोर्थ वाले के लिए फिर n-5, ऐसे ऐसे करके कम होते जा रहे हैं ना सारे एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे से एसोसिएटेड होते जा रहे हैं। तो जो लास्ट में आपका n एलिमेंट्स बचेगा ना उसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा ना, इसीलिए नंबर ऑफ वेव्स टू मैप n एलिमेंट इन सेट ए 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? यानी कि n इंटू n-1, n-2 अप टू 1 तक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये इस तरह से आ रहा है ना, 1 फिर 2 3 अप टू n तक, तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये क्लियर हो रहा है ना? अब बताओ, अब देखो, अब ये भी निकाल ली, यानी ये आपका फेवरेबल आउटकम्स निकल गया। 1-1 मैपिंग के लिए क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं? n फैक्टोरियल, और आपने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज भी निकाले, यानी टोटल मैपिंग कितने हैं? दैट इज n टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी सैंपल स्पेस में देखो n टू द पावर n है ना, यहाँ पर लिख देंगे n टू द पावर n। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n टू द पावर n। ओके, अब ये क्लियर है। अब देखो यहाँ n की पावर में 1 है ना, तो अगर 1 को नीचे ले जाए तो हम लोग लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n टू द पावर n-1। तो ये आपका आंसर हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके, ऑफ सेलेक्टिंग 1-1 मैपिंग। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैं ऑप्शंस देना भूल गई हूँ, तो आंसर हो गया n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, या मैं दोबारा से लिख देती हूँ, देखो n-1 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय n की पावर में आपका n-1 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा। अभी तक हम लोग कॉइन डाइस ये सारी क्वेश्चन ही देख रहे थे, अब ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो मैपिंग आपको वर्ड क्लियर हो रहा है, यानी एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग हम लोग करते हैं, या फिर फंक्शन बोलो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 सेट नहीं, एक ही सेट गिवन है फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिए। अब देख रहे हो n इंटू n टाइम्स, ओके, और फेवरेबल आउटकम्स ये हो गया n फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिए तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1-1 मैपिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्या है। देखो यानी कि 33 नंबर, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो ये वर्ड कभी भी दिखे, यानी आपको क्लियर हो रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कभी भी आपको दिखे या एग्जॉस्टिव इवेंट दिखे, मतलब कि ये तीनों इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब कि कोई एलिमेंट इन तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, इट मींस दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। एग्जॉस्टिव क्यों लिखा है? एग्जॉस्टिव क्यों बोलते हैं इसको? कब बोल सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब बोलते हैं? जब इसका यूनियन निकालेंगे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तब बोल सकते हैं दैट दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये किसके इक्वल है? 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये आपको गिवन है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको ये जो आपको टर्म्स लिखा है दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अभी मैंने बताया कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर यूनियन की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है कब? व्हेन दे आर एग्जॉस्टिव। सो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि ये टर्म है दैट दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपको क्लियर है क्या होता है? मतलब इन तीनों इवेंट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन बिटवीन देम। और प्रीवियसली मैंने क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, देखो यहाँ 3 इवेंट है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
प्रीवियसली हमने ये वाला क्वेश्चन में देखा ना, पहला वाला, देखो इसमें 2 इवेंट लिए थे, इसकी वैल्यू भी 0 होगी बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर 3 इवेंट रहते हैं फिर भी क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या, मैंने बताया था कि यूनियन करें अगर तीनों इवेंट का तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। देखो 2 इवेंट रहा तब के लिए भी यूनियन देंगे, और 3 इवेंट रहा फिर भी यूनियन इसका किसके इक्वल रहेगा, सैंपल स्पेस के। यानी कि यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये क्लियर हो रहा है? ऐसे क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज दे आर एग्जॉस्टिव। कभी भी एग्जॉस्टिव इवेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको ये तुरंत याद आ जाना चाहिए। ठीक है ना। और कभी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जहां आपको दिख जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब आपको ये याद आ जाना चाहिए कि उसका इंटरसेक्शन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्या करना होगा, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू स्मॉल p। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर हम लोग ये सारे आपको जो गिवन है इट इज इक्वल टू स्मॉल p लेट कर लिए, तो वी कैन राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल p ली है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू p/3। देखो ऑल आर इक्वल, तो इसलिए 3 ये वाला देखो फर्स्ट वाला इज इक्वल टू दिस कर दिए यानी p/3। इन द सिमिलर वे प्रोबेबिलिटी ऑफ b आप निकालो, ये भी हो जाएगा p/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू तो p है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ये आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा? अब देखो यहाँ पर हम लोग ये वाला कंडीशन लेते हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, एडिशन थ्योरम पढ़े थे, याद होगा, जैसे 2 इवेंट के लिए होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इंटरसेक्शन रहता था। उसी तरह से हम लोग 3 इवेंट के लिए भी मैंने बताया था एडिशन थ्योरम, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में देखना, मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करवाए हैं। अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत आ रही है तो उसका एक्सप्लेनेशन वाला देख लेना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, ये 3 इवेंट का अगर हम यूनियन फाइंड आउट करें तो देखो वी कैन राइट, इसका जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, और माइनस रहता है आपका इंटरसेक्शन वाला टर्म, है ना, ऐसा रहता है ना। देखो लिख देती हूँ सारा कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में रहता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, एडिशन थ्योरम व्हेन इट हैज 3 इवेंट। ओके, अब यहाँ देखो as it is already given in the question that A, B, C are mutually exclusive event, तो अभी जैसे मैंने बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेंगे तो इंटरसेक्शन वाला की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी, यानी ये सारा वैल्यू 0 हो गया, ये हट गया, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये हम काट क्यों दिए हैं, क्योंकि A इंटरसेक्शन B या ये इंटरसेक्शन सी बोले सबकी वैल्यू आपको 0 है ना। दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी एंड विच इज इक्वल टू आपको क्या हो रह गया, इंटरसेक्शन सी, यानी सबकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके बदले सिर्फ यही वाला रिमेनिंग बच गया ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आप क्या पुटअप करोगे, जो वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं। एक पूरा मैं लिख देती हूँ पहले। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, यहाँ देखो p/3 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया p/2 और p, तो सब सारा चीज लिख देते हैं, p/3 प्लस p/2 और प्लस में p। ओके, और विच इज इक्वल टू 1। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, अभी मैंने बताया एग्जॉस्टिव कभी भी रहे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है ना, तो इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करके आप p की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। क्या हो जाएगा, देखो 2p एलसीएम ले लिए 6 हो जाएगा, 2p 3p और इधर पे 6p एंड विच इज इक्वल टू 6। ऐड करो सिंपली 9 10 11, यानी 11p बाई इक्वल टू 6, तो यानी p की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6/11। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो कोई भी फाइंड आउट करना हो, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a b c तीनों निकाल सकते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है p/3,
यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू p/3। ओके, और p की वैल्यू यहाँ पर 6/11 है इंटू 3, इसको सॉल्व कर दो विच इज इक्वल टू 2/11 इज योर आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 2/11। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, ये कैसे फाइंड आउट किए है ना। ऑप्शन, अच्छा इसमें भी मैं ऑप्शन देना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, आप ये देख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 2/11। ओके, तो देखो ये वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, बस एक ही चीज याद रखना है, दो चीज याद रखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब भी रहेगा प्रोबेबिलिटी उसका क्या रहता है 0 होता है, और कभी भी यूनियन रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है ना, ये दोनों चीज आप याद रखना बस। अब ये टर्म का आपको मीनिंग भी आई होप क्लियर हो गया होगा, अभी तक समझ में आ गया हो कि कभी भी यूनियन सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और अगर उसका इंटरसेक्शन कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन probability of A is less than probability of B, probability of E is greater than or less than, and none of these are the option। तो उसमें भी सिमिलर है कि अगर वो दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप बताओ कि आइदर इट इज लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो फिर से वही बोलूंगी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब कि दो इवेंट की बात हो रही है, यानी इंटरसेक्शन 5 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये लिख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ऐसे क्यों लिख रहे, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से आप एडिशन थ्योरम याद करो दो इवेंट का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इवेंट। ठीक है, तो ये देखो ये आपका एडिशन थ्योरम हो गया व्हेन इट हैज टू इवेंट। ठीक है, और हमने थर्ड 3 इवेंट रहेगा उसके लिए भी ये वाला देखा था। ठीक है ना, सो अब यहाँ देखो हम लोग इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। अब देखो विच इज इक्वल टू क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और इधर पे क्या है, यूनियन ऑफ दीज टू इवेंट। ठीक है, अब देखो आपको ऑलरेडी गिवन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो ये जो आपका वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इट इज लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको ये क्लियर हो रहा है ऐसे क्यों लिखे, देखो कोई भी इवेंट हो है ना, जैसे मैंने बताया कोई भी इवेंट है उसका ऑलवेज प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, इट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो यूनियन होगा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। तो ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज देखो अगर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये वाला टर्म का भी तो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू, ये आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको याद होगा जैसे हम लोग निकालते थे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश या नॉट बी विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहता था। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको हम लोग कोई कैपिटल बी ले लेते हैं तो ये इसके इक्वल हो गया, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया गया था मतलब ये वाला वैल्यू 0 हो गया। ओके, सिंपली यहाँ 0 पुट अप किया और इसकी वैल्यू ऑलवेज याद रखें, यूनियन कभी भी कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा उसका यूनियन अगर निकालते हैं उसका प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 रहता है। ओके, इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो वैसे नहीं लिखा हुआ है, अब देख लेना क्वेश्चन नंबर क्या था। 3 नंबर आर चूजन फ्रॉम 1 to 20। देखो 1 से लेकर 20 तक कुछ नंबर्स है और आपको 3 नंबर उसमें से चूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। देखो नॉट वाला आपको याद आ रहा है कि प्रीवियसली मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, नॉट कंसेक्यूटिव जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कोई इवेंट है ए है ना, और सपोज कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बोलो या फिर
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोले, है ना। देखो नॉट ए, इसकी जगह पे हम लोग ए डैश भी लिखते हैं और ए बार भी लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना। कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट का निकालते हैं और उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब कि कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए आपको फाइंड आउट करना होगा ना, तो वो सिंपली क्या कर दो, 1 माइनस पी ऑफ ए कर दो, यानी कि उसको आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उससे 1 से माइनस कर दो। यहाँ भी वही चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे बोला गया क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट करो दैट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। पहले देखो आपको क्या बोला गया इसमें क्वेश्चन में, 20 नंबर है, उसमें से 3 आपको चॉइस करना है, नंबर 3, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी आप नंबर सेट ऑफ वैल्यूज लोगे वो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव वर्ड क्लियर हो रहा है, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस लगातार वर्ड, जैसे 1 2 3, जैसे देखो 1 2 3 हम लोग एक नंबर पिकअप कर लिए वो 20 नंबर्स में, तो वैसा पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, वो इवेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ क्या दे दिया है, नॉट कंसेक्यूटिव, है ना। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हम लोग लेते हैं उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी, और 1 से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेंगे, यानी सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो बताओ यहाँ टोटल 20 नंबर है, आपको 3 नंबर चॉइस करें तो 23। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ, देखो। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ वेज टू विच इज इक्वल टू 20C3। ये क्लियर हो रहा है 20C3 क्यों लिख रहे हैं। देखो कभी भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ देख रहे हैं 20 नंबर है, 20 नंबर से आपको 3 नंबर को चॉइस करना है, तो 20C3, ठीक है। और इसकी वैल्यू सिंपली सॉल्व करो, देखो ये हो गया 20 फैक्टोरियल रहेगा और नीचे में 3 फैक्टोरियल, तो 3 into 2 लिख देते हैं। अब देखो 20 minus 3 दैट इज 17 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर आपको 20 फैक्टोरियल था, तो 20 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर 20 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 20 into 19 into 18 into 17 फैक्टोरियल, आपको ये न्यूमरेटर में है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इधर पे भी देखो 3 times 3 2 6 6 3 18, ओके। यानी कि आपकी क्या वैल्यू आ गई 20 into यहाँ पर देखो 57। तो ये क्लियर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 0 7 14 10 11, यानी 1140 आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है, तो ये निकल गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, जैसे बोला गया, तो मैंने जैसे बताया कि आप निकाल दो प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कंसेक्यूटिव, ओके। तो क्या क्या आपका सेट ऑफ वैल्यूज हो सकता है, देखो तो एक कोई इवेंट ले लीजिए, सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 consecutive number from 1 to 20, ठीक है। तो बताओ क्या क्या आपका सेट पॉसिबल हो सकता है इसमें। एक हो सकता है कि 1 2 3 आप वो 20 नंबर्स में ये एक चॉइस कर सकते हैं, 3 नंबर बिकॉज आपको सेलेक्ट करना है ना। और क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 2 3 4, और आपको देखो कंसेक्यूटिव नंबर करना है, यानी लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, 2 3 4, है ना। और क्या हो सकता है आपको बताओ, 3 4 5 हो सकता है ना, यानी कि और क्या हो सकता है 4 5 6 हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेना है और उसमें बताने की कितने सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे P ऑफ A और 1 से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसी तरह से अप टू कहाँ तक रहेगा बताओ, अप टू यहाँ तक रहेगा 18 19 20, इसके बाद और कुछ नंबर आप नहीं ले सकते, ये आपको क्लियर हो रहा है। देखो अब आगे हम लोग नंबर लेते हैं 19 20, आगे और 21 आ जाएगा, तो ये 21 तो नहीं होगा ना, बिकॉज आपको 1 से लेके 20 तक की ही अब नंबर्स को लेना है, तो ये वाला सेट तो नहीं पॉसिबल है ना, तो ये नंबर तो नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हो गए, ये टोटल सेट अगर काउंट करोगे, देखो 1 से स्टार्ट है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, उस तरह 5 6 7 आएगा, 6 7 8 आएगा, 7 8 9 आएगा, अब तो कहाँ तक 18 तक गया है ना, 18 19 20, यानी टोटल सेट में कितने नंबर्स हो गए पॉसिबल वेज 18 हो गए, टोटल 18, है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना निकल गया 18 निकल गया। आपको ये 18 क्लियर हो रहा है कि 18 हम लोग कैसे पता किए 18 है। तो यहाँ पे देखो
जैसे पहला वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 2 से, 3 से, अब तो कहां तक गए हैं, 18 तक गए हैं। तो इसीलिए टोटल आउटकम्स कितने निकल गए, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो 18। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 3 नंबर चूजन आर कंसेक्यूटिव, है ना, कंसेक्यूटिव है यानी कंटिन्यूअस वाले नंबर्स है। तो आपको नंबर यहाँ 18 लिख देते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी 20C3, बिकॉज 20 में ही आप 3 को सेलेक्ट कर रहे हो ना, यानी इसकी वैल्यू तो अभी आप निकाले हो तुरंत, और डेट इज 1140। इसको सॉल्व कर 9 हो जाएगा, इधर पे 570 और कटेगा क्या 3 से, 3 3 जा 9 और इधर पे 190 है ना, तो 190 हो गया। ये क्लियर है। अब देखो अभी हम लोग क्या निकाले, 3 नंबर चूजन आर कंसेक्यूटिव। अब देखो यहाँ 3 नंबर चूजन आर नॉट कंसेक्यूटिव, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस ऑफ 3 बाई 190। ये क्लियर हो रहा है। सिंपली ये इस तरह से है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आप निकालिए यानी नॉट ए, 1 माइनस पी ऑफ ए, है ना। देखो प्रोबेबिलिटी दैट 3 नंबर्स आर कंसेक्यूटिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग पीए फाइंड आउट कर लिए, नॉट वाला आ गया ना, या इससे माइनस कर दो सिंपली, 190 माइनस ऑफ 3 की है, दैट इज 187 डिवाइड बाय 190 इज योर आंसर। ओके, सो 3 नंबर चूजन दैट आर नॉट कंसेक्यूटिव, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 187 बाय 190। ठीक है ना, ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आप देख लेना कौन सा ऑप्शन है, 187 बाई 190 इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो कभी भी क्वेश्चन में आपको नॉट वाला टर्म आपको दिख जाए ना, नॉट वाला वर्ड कि नॉट कंसेक्यूटिव है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया पी ऑफ ए निकाल लिए, 1 से माइनस कर देना तो यू गेट, तो उससे निकल जाएगा नॉट वाला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म विद द नंबर। देखो ये सारे नंबर्स को आपको लेके 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ये आपको ऐसे बोला गया। और एक चीज वर्ड है यहाँ देखो, विदाउट रिपीटेशन, यानी जो भी आप नंबर्स से लोगे ये सारे डिजिट में, वो रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो अगर नहीं लिखा रहता विदाउट रिपीटेशन तो आप 2 नंबर रिपीट कर सकते थे, यानी 2250 इस तरह से ले सकते थे, पर विदाउट रिपीटेशन बोला है यानी एक डिजिट एक ही बार हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि वैसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसको वैसा नंबर निकालना है 4 डिजिट का, वही सारे नंबर्स को हम लोग को लेना है इवेंट में जो डिविजिबल होता हो 5 से। अब बताओ यहाँ पर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है हम लोग को कैसे पता चलता है। यहाँ पर देखो सपोज कर लो 5 से मल्टीप्लाई वाले नंबर ही देखो 5, 10, 15, 20, ये हम लोग 1, 2 डिजिट का ले रहे हैं, है ना, या तो समझ लो ऐसा कुछ डिजिट है 4 डिजिट का। तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी नंबर कैसे पता चलता है कि वो 5 से डिविजिबल है, उसका देखो 1 वाला प्लेस पे या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, तो कोई भी 4 डिजिट का नंबर देख के पता लग जाएगा ना कि वो डिविजिबल है या नहीं 5 से। क्या कैसे पता चलेगा, उसका 1 प्लेस पे आपको देखना है 0 और 5 रहना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो वो एक हम लोग इवेंट ले लेंगे, वो सारे पॉसिबिलिटी आपका हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना है बॉक्सेस। तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना, यानी कितना 4 डिजिट पॉसिबल है बाय दीज नंबर, बाय टेकिंग दीज डिजिट 0, 2, 3, 5। ठीक है, तो देखो ये 4 बॉक्सेस में ले लेती हूँ, ये 4 डिजिट का नंबर है सपोज कर लो। तो ये हो गया आपका 1 प्लेस, ये हो गया आपका 10, और ये हो गया 100, और ये हो गया 1000 प्लेस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 1000 प्लेस में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी नंबर हो सकता है। देखो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं क्या, 0 नहीं ले सकते। देखो 0, 2, 3, 5 अगर हम लोग ये 4 नंबर लिए तो ये तो 3 डिजिट का नंबर बन गया ना, ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया ना। तो हम आपको क्या बोला गया है 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, है ना। तो यानी कि 0 आप 1000 प्लेस पे नहीं ले सकते, 0 यहाँ पर नहीं ले सकते। तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट है जो आप ले सकते हो, 2, 3, 5, ये 3, यानी 3 वेज हो गए। ये आपको क्लियर हो रहा है। उसी तरह अगर 100 प्लेस पे आप क्या क्या नंबर ले सकते हैं, ये सारे डिजिट में 2,
0235 ये सारे हैं, तो एक डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, या तो 2 होगा, वो 3 होगा, या तो 5 होगा, ठीक है। तो एक डिजिट ऑलरेडी आ गया। अब ये 4 में एक डिजिट इसमें आ गया, ये बॉक्स में, पहला वाला बॉक्स में 1000 प्लेस में, तो बाकी कितना बचा? बाकी 3 बच गए ना, वो 3 कोई भी हो सकते हैं, तो इसके लिए भी 3 वेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है। देखो 1000 वाला प्लेस पे हम लोग 0 क्यों नहीं लिए, ये वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर 0 हम लोग पहले 1000 प्लेस पे ले लें, तब वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, 0235 या फिर 0532, है ना, 0352, ये हमको नहीं पता है कि कौन सा नंबर हम लोग लेंगे, पर ये आपको पता है कि 1000 पे हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर बन जा रहा है, और जबकि क्वेश्चन में क्या है, 4 डिजिट का नंबर लेना है, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब देखो 100 प्लेस पे अब कितने आपको पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विदाउट रिपीटेशन, यानी जो भी नंबर एक ले लिए उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, तो एक ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो ये 3 वेज हो गया। अब बताओ 10th प्लेस पे क्या क्या डिजिट हो सकते हैं, 2 ऑलरेडी इसमें फिल हो गए, तो इसके लिए भी 2 वेज बच गए, 2 वेज। ओके, 4 नंबर है, एक इसमें आ गया, एक इसमें और एक 10th में, तो इसके लिए 1 वाले के लिए सिर्फ 1 वे हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर क्या क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, 3 वेज और 2 वेज कैसे आए, तो टोटल सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 9 टू 18, है ना, तो ये 18 आपका क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी ये 4 डिजिट नंबर आपको ये डिजिट से फॉर्म करना है, तो टोटल आपका 18 पॉसिबल वेज हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स, यानी वैसे आपको इवेंट में पॉसिबिलिटी लेना होगा, वैसे सारे नंबर को लेना होगा जो डिविजिबल हो 5 से। ओके, तो जैसे मैंने बताया 5 से डिविजिबल कब पता चलेगा, जब आपको वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। तो उसके लिए भी निकाल लेते हैं, 0 इज एट वंस प्लेस, ठीक है, 4 डिजिट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 फॉर्म्ड आर इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 4 बॉक्सेस दे दिए आपको, क्या यहाँ पर पहले मेंशन कर दिए कि 0 है वंस प्लेस पे, है ना, सपोज कर लो यहाँ 0 पहले वाले प्लेस पे दे दिए, ठीक है, यहाँ 0 ऑलरेडी फिक्स कर दिए। अब बताओ यहाँ पर आपको 1000 वाले प्लेस के लिए, इसके लिए कितना तरीका होगा, आपको 4 डिजिट था ना, 0 2 3 5, ये 4 डिजिट था, ये 4 डिजिट को लेके आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, तो पहले वाले के लिए आपको 3 वेज बचा, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पर 0 आ चुका है, और इसके लिए क्या हो गया, 100 वाले प्लेस के लिए 2 वेज, और बचा एक नंबर, इसके लिए 1 वेज, तो कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे, 4 डिजिट नंबर, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6 4 डिजिट नंबर होंगे व्हेन 0 इज एट दी वंस प्लेस, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो व्हेन 5 इज एट वंस प्लेस, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, कितने 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकते हैं बताओ, डिविजिबल बाय इज इक्वल टू, फिर से देखो ये 4 बॉक्सेस में बना देती हूँ, सपोज कर लो ये 4 नंबर है, ठीक है ना। अब देखो अब दूसरा कंडीशन क्या ले लिए हैं कि 5 है इज एट वंस प्लेस, तभी आपको पता चलेगा कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ सपोज कर लो 5 फिक्स कर दी, ठीक है। अब बचा क्या नंबर है, 0 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो 5 तो ऑलरेडी यहाँ आ गया। अब देखो 1000 प्लेस में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, यानी इसके लिए सिर्फ 2 वेज हो गए, ये क्लियर हो रहा है। अब 0 क्यों नहीं हुआ, ये भी आपको समझ में आ गया, यहाँ 0 नहीं दे सकते क्योंकि तब वो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा, आपको 4 डिजिट का नंबर चाहिए ना, ठीक है, तो इसके लिए 2 तरीका हो गया। अब देखो अब 100 वाले प्लेस के लिए देखो, यहाँ पर देखो फिर से 0 2 3 5, है ना, 5 तो ऑलरेडी यहाँ दे दिए, अब 0 यहाँ नहीं हो सकता, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो दो डिजिट, एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ, यानी 2 नंबर आपको कोई भी इसमें फिल हो गया। अब बाकी बचा ये वाला, इसके लिए आपको अभी 2 वेज बचेगा, यानी 4 डिजिट में अब 2 फिल हो गया है, 2 बॉक्सेस 1000 और आपका वंस, तो इसके लिए 2 डिजिट बचा ना, और इसके लिए 1 वे,
है ना। तो क्या क्या आपको हो गया देखो, 2 × 2 × 1, तो टोटल 4 डिजिट कितने नंबर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जिसके वंस प्लेस पे 5 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट कितने होंगे, 6 हो गए। जब 0 रहेगा वंस प्लेस पे, जब वंस प्लेस पे 5 हो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आपका निकल गया फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया 10, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अभी कितना फाइंड आउट किए थे, 18। तो 10/18 सिंपली सॉल्व कर दो, यहाँ पर देखो 5/9 इज योर आंसर। ओके, सो टोटल आपको देखो ये 4 डिजिट में आपको वो सारे 4 डिजिट फॉर्म करना था जो डिविजिबल हो 5 से, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था, तो उसका आंसर हो जाएगा 5/9। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरह से फाइंड आउट किए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 3 वे कैसे आया 1000 प्लेस पे, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं कर सकते 1000 वाले प्लेस पे, क्यों, अगर 0 पहले वाले में लेते हैं तो वो 3 डिजिट का बन जा रहा है, आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है ना। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट की, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ, और इधर हो गया फेवरेबल आउटकम। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, देखो क्वेश्चन रीड करो। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, एक इवेंट है, टू फेल इन एन एग्जामिनेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, देखो 0.2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू फेल इन एन एग्जामिनेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.3। प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी फेल, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, एंड दीज आर दी ऑप्शन ग्रेटर देन 0.5, 0.5 आएगा वैल्यू, या 0 आएगा, या लेस देन इक्वल 0.5 आएगा। देखते हैं। तो देखो ए आपका इवेंट ले लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है टू फेल इन एन एग्जामिनेशन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.3। अब देखो मैं आपको बताई थी इधर और कभी भी रहे, और मतलब क्या होता है, यूनियन, ए यूनियन बी, और एंड कभी भी रहे उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड मतलब इंटरसेक्शन, और कभी रहे इसका मतलब होगा यूनियन। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी मैं वीडियोस करवाई हूँ ना, तो आप उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं 2-3 और क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी करती गई हूँ, ठीक है ना। तो सारे वीडियो आप अच्छे से देखना, और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी देख लेना, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ठीक है, सो देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ, और तो कुछ गिवन नहीं है। अब देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आइदर ए और बी बोला गया। यूनियन का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा, यानी वैसे इवेंट का यूनियन निकाला है, ए यूनियन बी मतलब क्या, द एलिमेंट विच इज इन ए और इन बी और इन बोथ, ये मीनिंग होता है ना यूनियन का। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे जो मीनिंग आपका पहला वाले चैप्टर में था ना सेट में, बिल्कुल वही चीज है। उसमें सेट लेते थे, इसमें इवेंट ले ले रहे हैं। ओके, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी यहाँ गिवन है, दैट इज 0.2, और इधर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5, और यहाँ लेस देन इक्वल टू रहेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5। यहाँ तक क्लियर है ना। सो ऑप्शन में आप देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इधर और वाला कभी भी रहे मतलब यूनियन, और इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, कहीं कहीं भी रहे तो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आप देखो। यहाँ देखो क्वेश्चन, पहले खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सॉल्व करके देखो सॉल्व हो रहा है या नहीं। अब देखो 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग दी, देखो इसमें भी वही डिजिट आपको कुछ गिवन है, उसमें आपको कुछ नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग दी डिजिट, आपको देखो ये सारे नंबर्स को लेके आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। समझ लो 3 डिजिट का नंबर, क्या क्या नंबर आप ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, ये सारे आप नंबर इसमें ले सकते हो। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम आउट ऑफ दीज नंबर्स, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज नंबर हैज द सेम डिजिट। देखो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना है कि 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है आपको ये सारे डिजिट से, और जो भी 3 डिजिट का नंबर होगा सेम डिजिट का होना चाहिए, उसकी क्या आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया।
अब हम लोग सबसे पहले जैसे मैं बताई हूँ आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। तो यहाँ देखो ये आपका 1s प्लेस हो गया, ये आपका 10s और ये हो गया 100 वाला प्लेस, ठीक है। अब बताओ 100 वाले प्लेस में क्या क्या आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप कौन कौन सा नंबर ले सकते हो। यहाँ पर देखो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है ना, तो यहाँ पर देखो आपको कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है और उसमें से आपको 100 वाले प्लेस में ये पांचों नंबर को पुटअप करना है। अब देखो फिर से इसमें वही चीज है, आप 0 प्लेस नहीं कर सकते 100 वाले प्लेस से, ऐसा क्यों। सपोज कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लो और एक 4 6 ले लेते हैं, है ना। तो सपोज कर लो यहाँ अगर 100 प्लेस पे अगर हम लोग 0 लेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो गया ना। आपको क्या चाहिए, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, यानी कि आपको 100 वाले प्लेस पे 0 नहीं ले सकते, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 0 अगर नहीं लेते तो बाकी आपको 4 डिजिट है, तो ये हो गया 4 वेज, है ना। ये क्लियर हो गया। अब बताओ 10th प्लेस पे आप क्या क्या नंबर यहाँ देख रहे हैं, कितना आपको टोटल है, 5 डिजिट है ना, यानी 5 वेज हो गया। अब ये आप भी बोल सकते हो यहाँ 5 क्यों ले ली, एक तो ऑलरेडी यहाँ आ गया। अब यहाँ वैसा तो कुछ नहीं बोला गया ना कि विदाउट रिपीटेशन, ऐसा कोई वर्ड लिखा है क्या, यहाँ नहीं लिखा है, रिपीटेशन हो सकता है यानी, ठीक है। यानी यहाँ डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है, यानी कि सपोज कर लो पहला 2 ले लिया 100 प्लेस पे, दूसरा 10 वाला प्लेस पे भी 2 हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है 2 2 6, है ना। तो इसीलिए 10th प्लेस पे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन था, यानी रिपीट नहीं कर सकते, कोई भी डिजिट को लेनी है तो यहाँ रिपीट कर सकते हैं। तो यानी यहाँ ये 5 डिजिट में कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, तो इसके लिए 5 वेज हो गया। और 1s प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, इसके लिए भी 5 वेज हो गया। ये क्लियर हो गया कि कोई भी 5 नंबर आप ले सकते हो। पहले वाले 100 प्लेस पे ही 4 वेज हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि अगर 100 प्लेस पे 0 देते हैं तो बाकी 2 डिजिट अगर बचेंगे तो वो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा, 3 डिजिट का नहीं होगा, ठीक है। सो 0 इसीलिए 100 वाले प्लेस पे नहीं लेना है और बाकी 4 डिजिट ले सकते हैं कोई भी, तो इस 4 वेज हो गया, ठीक है। सो अब टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 3 डिजिट नंबर formed by using the given digit। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा देखो, 4 इंटू 5 इंटू 5, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 इंटू 400, ठीक है। तो टोटल 3 डिजिट के नंबर ये सारे से आपको कितने टोटल 3 डिजिट के नंबर फॉर्म हो सकते हैं, टोटल 100 है ना। अब देखो क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करना है, द नंबर हैज द सेम डिजिट। तो क्या क्या आपका सेम डिजिट हो सकता है, देखो यहाँ तो ये सारे नंबर्स थे और आपको क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, जो भी 3 डिजिट का नंबर होगा वो सेम डिजिट का होना चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर सेम डिजिट का क्या क्या हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो तीनों 2 हो जाए, ऐसा हो सकता है तीनों 4 हो जाए, ओके। 666 या तो 888, है ना, ये हो सकता है। अब बताओ 0 हम लोग ले सकते हैं क्या, 0 नहीं ले सकते, क्यों, देखो 0 0 0 ले सकते हैं कि ये कोई 3 डिजिट नंबर है क्या, नहीं है ना, तो इसको क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। तो आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल गए, फेवरेबल आउटकम्स बोले दैट हैविंग सेम डिजिट, 3 डिजिट नंबर हैव सेम डिजिट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कितनी हो गई टोटल, देखो 4 है ना, ये 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का जो भी फॉर्मूला है क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलो, दैट इज 4 और डिवाइड बाय क्या है, यहाँ पर 100 निकाले हैं, 4/100, क्लियर है। इसको सिंपली कैंसिल आउट करो, दैट इज 1/25 इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ये वाला, ठीक है। जैसे 4 आपका ये 5 नंबर था, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लिए, उसके बाद फेवरेबल आउटकम निकाल लिए कि वैसा 3 डिजिट होना चाहिए जो सेम नंबर का हो। तो ये सारे पॉसिबिलिटी, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/25। और ऑलवेज रिमेंबर कोई भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, आइदर टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाई, या फिर कार्ड के केस में, या कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जैसे यहाँ डिजिट वाले केस है, तो ऑलवेज जो भी प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 भी इंक्लूडेड है ना, that is less than equal to 1 and greater than equal to 0। So यहाँ आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया।
ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब जितने भी वीडियोस आपका आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट भी आप देख लेना, अगर नहीं देखे उसमें मैं 2 वीडियो में ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितने भी टर्म्स है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब बताओ कमेंट में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, उसके मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे करवा दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो। आप टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अदरवाइज आप टेलीग्राम पे ये चैनल के नाम ही सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन हो जाओ। उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल है, देख लेना। कुछ कुछ बुक्स के पीडीएफ ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, तो उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना and click the bell icon also so that you get the notification. So bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और keep practice.